नमस्कार दोस्तों। पार्थेश्वर समाचार के इस विशेष कार्यक्रम में मैं राजेश नायडू आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। चंद्रपुर लोकसभा का तापमान बहुत बढ़ चुका है। पिछले 2-3 दिनों से हवामान विभाग ने यहां पे ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है और बूंदाबांदी भी हो रही है, मगर राजनीति का माहौल ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। पूरी तरह से अब ये अपने मूड में आ चुका है, स्विंग में आ चुका है। इसलिए हम अपने दर्शकों के लिए लेटेस्ट एनालिसिस आपके सामने लेके आए हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि यह किसी भी तरह का ओपिनियन पोल नहीं है, ना ही ये एग्जिट पोल है। वो तो खैर वैसे भी इलेक्शंस के बाद होते हैं, और ना ही किसी कैंडिडेट के फेवर में या किसी कैंडिडेट के अपोज में यह रिपोर्ट है। सत्य परिस्थिति हम यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एनालिसिस डेटा आपके सामने रखें, और अभी मार्केट का करंट सेंटिमेंट्स क्या है ये आपके सामने रखें। बाकी निर्णय आपको लेना है, अंदाज आपको लगाना है। आज 13 अप्रैल है और 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज के तहत चंद्रपुर में मतदान होना है। यानी देखा जाए तो मतदान के लिए केवल 6 दिन और प्रचार प्रसार के लिए केवल 4 ही दिन रह गए हैं। या यूं कहे तो जितने भी उम्मीदवार इस रेस में है वो अपने अपने तरीके से पूरी तरह से प्रचार पर लग चुके हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि लोकसभा के इस रण संग्राम में कितने कैंडिडेट्स अभी बाकी है। 36 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से अभी 15 लोग चंद्रपुर लोकसभा के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इनके नाम इस प्रकार से है: अशोक राणाजी राठौड़ जो जय विदर्भ पार्टी से है, अवचित श्यामराव श्याम जो जनसेवा गोंडवाना पार्टी से है, राजेश वार्लूजी बेले जो वंचित बहुजन आघाड़ी से है, प्रतिभा धानोरकर जो कांग्रेस से है, दिवाकर हरिजी उराडे अपक्ष के रूप में लड़ रहे हैं, मिलिंद प्रहलाद दहीवले यह भी अपक्ष के रूप में लड़ रहे हैं, सुधीर मुनगंटीवार बीजेपी के कैंडिडेट है, नामदेव मानिकराव शेड़माके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से है, पूर्णिमा दिलीप घोड़वाड़े घोनमोड़े बहुजन रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टी से है, राजेंद्र हरिश्चंद्र रामटेके बीएसपी से है, संजय नीलकंठ गावंडे अपक्ष के रूप में लड़ रहे हैं, सेवकदास कौड़ूजी बारके पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से लड़ रहे हैं, वनिता जितेंद्र राउत अखिल भारतीय मानवता पक्ष से लड़ रहे हैं, विद्यासागर कालिदास कासरलावार भीमसेना से लड़ रहे हैं, और विकास उत्तम राव लासांते सम्मान राजकीय पक्ष से लड़ रहे हैं। ये 15 उम्मीदवार चंद्रपुर के इस चुनावी मैदान में आज की तारीख में उपस्थित है, मौजूद है। वैसे तो ये 15 कैंडिडेट्स उम्मीदवार मैदान में है, मगर अगर हम चंद्रपुर की बात करें तो मुख्यतः ये लड़ाई दुहेरी होने जा रही है, यानी कि भाजपा विरुद्ध कांग्रेस में। हम इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हैं। 2019 के रिजल्ट्स और वोट्स कैसे थे, आइए हम देखते हैं। शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में जाकर लड़ने वाले दिवंगत सुरेश उर्फ बालू धानोरकर पिछली बार जाइंट किलर के रूप में उभर कर आए थे, और उन्होंने 5,59,507 वोट लिए थे, जो कि 45.18% हिस्सा था वोटिंग का। और उन्होंने भाजपा के उस समय के केंद्रीय राज्य मंत्री हंसराज अहिर को हराया था। हंसराज अहिर ने 5,14,744 यानी कि 41.56% वोट लिए थे। पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस की यह एकमात्र सीट आई थी, और वो चंद्रपुर से थी। इसलिए बालू धानोरकर का नाम इस जीत के बाद में पूरे देश में गूंजा था। मगर
एक विशेष बात यह है कि वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से 2019 में राजेंद्र श्रीराम महाडोले ये खड़े थे और इन्होंने 1,12,079 वोट यानी 9.05% वोट लेकर खलबली मचा दी थी। क्योंकि अगर ये वोट थोड़े से इधर उधर होते तो शायद रिजल्ट भी अलग हो सकता था। उसी तरह से चौथे नंबर पर सुशील वासनिक रहे जिन्होंने 11,810 वोट लिए और नोटा को 11,377 वोट मिले। चंद्रपुर की अगर हम बात की जाए तो 12,39,486 वोट पिछले लोकसभा के इलेक्शन में हुए थे, जो कि 64.19% वोट थे। बालू धानोरकर यानी सुरेश धानोरकर को यह जीत इसलिए भी संभव हुई थी क्योंकि वो विधायक रहते हुए बहुत प्रसिद्ध हुए थे शिवसेना की तरफ से, और जब उन्होंने कांग्रेस की टिकट ली तो कांग्रेस के जितने भी पक्ष थे जो उनमें विभाजित भी हुए थे, सारे के सारे बालू धानोरकर के पीछे खड़े हुए थे। और सबसे बड़ी बात, कुणबी समाज जो चंद्रपुर में सर्वाधिक है, वो पूरी ताकत से बालू धानोरकर के पीछे खड़ा था। इसलिए 44,763 वोटों से बालू धानोरकर यानी सुरेश धानोरकर हंसराज अहिर को पराजित करने में सक्षम हो सके थे। अब अगर हम यह रिजल्ट पिछले बार के विधानसभा अनुसार अगर देखें तो आइए देखते हैं ये फिगर्स कैसे है। राजूरा विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार बालू धानोरकर को 1,09,132 वोट मिले थे। वहीं हंसराज अहिर को 73,880 वोट मिले थे। इसका मतलब कांग्रेस को राजूरा में 35,252 की लीड थी। तीसरे नंबर पर रहे वंचित बहुजन आघाड़ी के राजेंद्र महाडोले ने 24,480 वोट प्राप्त किए थे। चंद्रपुर विधानसभा की अगर बात करें तो चंद्रपुर में बालू धानोरकर को 1,03,931 वोट मिले थे। वहीं हंसराज अहिर को 78,187 वोट, यानी कि कांग्रेस को चंद्रपुर में 25,744 वोट की लीड थी। वहीं वंचित बहुजन आघाड़ी ने 21,048 वोट अपने झोली में जमा किए थे। बल्लारपुर की अगर बात करें, क्योंकि बल्लारपुर सुधीर मुनगंटीवार का क्षेत्र था, वो वहां के आमदार थे और भाजपा को वहां से बढ़त नहीं मिलना आश्चर्यजनक माना गया था पिछली बार। वहां पे कांग्रेस ने 96,541 वोट लिए थे तो भाजपा ने 65,480 वोट लिए थे, यानी कि बालू धानोरकर को बल्लार शाह से 31,061 वोटों की बढ़त हासिल हुई थी। वहीं पे वंचित बहुजन आघाड़ी के राजेंद्र महाडोले ने 33,759 वोट प्राप्त किए थे। अगर वरोरा की बात की जाए, वरोरा जो कि बालू धानोरकर का गृह क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने 88,627 वोट और भाजपा ने 76,167 वोट, यानी कि कांग्रेस को वहां पर 12,460 वोट की लीड थी। वहीं बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार ने 11,788 वोट हासिल किए थे। वहीं जहां पर भाजपा को लीड मिली थी, वहीं में बालू धानोरकर ने 90,367 वोट तो हंसराज अहिर ने 92,367 वोट हासिल किए थे। इस तरह हंसराज अहिर को वनी में केवल 1,999 वोट की बढ़त हासिल हुई थी। आर्नी में सबसे बड़ी बढ़त हंसराज अहिर ने हासिल की थी। उन्होंने
1,26,648 वोट हासिल किए थे। वहीं बालू धानोकर ने 68,952 वोट हासिल किए थे। तो 57,696 वोटों की बढ़त हंसराज अहिर को, जो कि सबसे बड़ी बढ़त थी उनके लिए उस वक्त, ये आर्नी से हासिल हुई थी। वनी और आर्नी में राजेंद्र महाडोडे ने 10,817 और 9,655 वोट हासिल किए थे। मगर इसके बाद एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ जो कि हमारे एनालिसिस का सबसे बड़ा और सबसे अहम हिस्सा है, यानी कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जो लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा आती है, उनमें कौन सी पार्टी के विधायक चुन के आए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आपके लिए बताना चाहेंगे। वनी, जो कि यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पर संजीव रेड्डी, ये भाजपा के उम्मीदवार चुनकर आए। आर्नी, ये भी यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे संदीप धुर्वे, यह भी भाजपा के उम्मीदवार चुनकर आए। तो भाजपा के झोली में यवतमाल की दोनों सीट, जो कि चंद्रपुर लोकसभा में आती है, ये विधानसभा की सीट भाजपा की झोली में गई। वहीं कांग्रेस के सुभाष धोटे, जो आज की तारीख में चंद्रपुर के जिला अध्यक्ष भी है, उन्होंने राजूरा में बाजी मारते हुए कांग्रेस को यह सीट दिलाई। चंद्रपुर में अलग ही खेल हुआ और सभी को पछाड़ते हुए अपक्ष उम्मीदवार के रूप में किशोर जोरगेवार यह चंद्रपुर विधानसभा से चुनकर आए। बल्लारपुर की अगर बात की जाए तो वर्तमान में जो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री है सुधीर मुनगंटीवार, और अभी लोकसभा के उम्मीदवार भी है, वे भाजपा की ओर से चुन के आए। और वरोरा में कांग्रेस की प्रतिभा धानोलकर, जो अब लोकसभा की उम्मीदवार है, और बालू धानोलकर की धर्मपत्नी, वे चुन के आई थी। इस तरह देखा जाए तो चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले विधानसभाओं में भाजपा के 3 विधायक, कांग्रेस के 2 विधायक और एक इंडिपेंडेंट विधायक है। यह इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस लोकसभा चुनाव पर ये विधायक अपना असर डाल सकते हैं। तो इन्होंने कितने वोट लिए थे, आइए ये भी हम जान लेते हैं। पहले हम लोग विजेता कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे। वनी से संजीव रेड्डी जब जीते थे तो उन्होंने 67,710 वोट लिए थे, जो भाजपा के हैं। आर्नी से भी भाजपा के डॉक्टर धुर्वे जीते, उन्होंने 81,599 वोट लिए। चंद्रपुर से अपक्ष के रूप में किशोर जोरगेवार जीते थे और उन्होंने सबसे ज्यादा 1,17,570 वोट लिए थे। वहीं वरोरा से बालू धानोकर की धर्मपत्नी और अभी लोकसभा की उम्मीदवार प्रतिभा धानोलकर, ये कांग्रेस की तरफ से 63,862 वोट लेकर जीती थी। और उस वक्त बालू धानोलकर इस हयात में थे। इसके बाद बल्लारपुर से भाजपा के सुधीर मुनगंटीवार, जो कि भाजपा की तरफ से अब लोकसभा के उम्मीदवार है, उन्होंने 86,002 वोट लिए थे। और राजूरा से सुभाष धोटे कांग्रेस की तरफ से जीते थे, जिन्होंने 60,228 वोट लिए थे। अगर ये माना जाए कि ये वोट एज इट इज रिप्लिकेट होंगे लोकसभा चुनाव में, जो कि आसपास हो सकते हैं या थोड़े बहुत चेंज भी हो सकते हैं, तब ऐसे स्थिति में जो दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे कैंडिडेट्स आए थे, उनके वोट कहां जाएंगे और उनको कितने वोट मिले थे, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। इस वजह से हम आपको बता रहे हैं कि कौन से विधानसभा में
बाकी हारने वाले कैंडिडेट्स ने कितने वोट लिए थे। अगर मैं वनी की बात करूं तो वनी में दूसरे नंबर पे कांग्रेस थी, जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार कासावार ने 39,915 वोट लिए थे। तीसरे नंबर पर संजय देरकर थे, जो कि अपक्ष रूप लड़े थे और उन्होंने 25,045 वोट लिए थे। चौथे नंबर पर मनसे के राजू उम्बरकर, इन्होंने 15,000, माफ करें, 16,115 वोट लिए थे। और वंचित बहुजन आघाड़ी के डॉक्टर लोढ़ा ने 15,489 वोट लिए थे। अब अगर मैं बात करूं आर्मी की, तो दूसरे नंबर पे कांग्रेस के मोघे ने 78,446 वोट, अपक्ष उम्मीदवार तोड़साम ने 26,949 वोट, वंचित बहुजन आघाड़ी के मसराम ने 12,307 वोट, तो वहीं बीएमयूपी के किन्नाके ने 2,791 वोट लिए थे। चंद्रपुर की अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पर नाना शामकोड़े भाजपा के उम्मीदवार थे, जो कि 44,909 वोट उन्होंने लिया था। वंचित बहुजन आघाड़ी के वनकर तीसरे नंबर पे थे और उन्होंने 15,403 वोट लिए थे। कांग्रेस के महेश मेंढे चौथे नंबर पे थे और उन्होंने 14,284 वोट लिए थे। पीपीआईडी पार्टी के भीकू जी 3,956 वोट लेके पांचवें नंबर पे थे। वरोरा की अगर बात करूं, जहां पे प्रतिभा धानोगर जीती थी, तो शिवसेना की तरफ से लड़े संजय देवतले, इन्होंने 53,665 वोट लिए थे। मनसे की तरफ से लड़े रमेश राजूकर ने 34,848 वोट लिए थे। वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से अमोल बावने ने 11,342 वोट लिए थे और जीजीपी की तरफ से मेश्राम ने 6,388 वोट लिए थे। बल्लारपुर की अगर बात करूं तो दूसरे नंबर पर कांग्रेस के डॉक्टर झाड़े थे, जिन्होंने 52,762 वोट लिए। वंचित बहुजन आघाड़ी के राजू झोड़े, इन्होंने 39,958 वोट लिए। जीजीपी के आतराम ने 13,925 वोट लिए और नोटा को पांचवें नंबर पर 1,853 वोट मिले। राजौरा की अगर हम बात करें, जहां सुभाष धोटे जीते थे, तो वहां पर दूसरे नंबर पर शेतकरी संघटना के वामनराव चटप ने 57,727 वोट लिए थे। भाजपा के कैंडिडेट ने 51,051 वोट लिए थे, संजय धोटे जी ने। जीजीपी के गोदरू पाटिल ने 43,306 वोट लिए थे और मनसे के कंठाले ने 1,948 वोट लिए थे। तो दोस्तों, ये फिगर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पे उम्मीदवार थे, उनका एक वोट बैंक है, उनका एक अपना वोटर है। अब ये वोट बैंक किधर जाता है, ये आने वाले लोकसभा के निर्णय को तय करेगा। अब जब हमने विधानसभा के इन रिजल्ट्स को और आकलन करके देखा, तो सबसे पहले हमने इसमें बीजेपी को कितने वोट मिले थे और कांग्रेस को कितने वोट मिले थे, ये समझने की कोशिश की। तो चाहे विजेता, उपविजेता या तीसरी पोजीशन पे, चौथी पोजीशन पे, पांचवी पोजीशन पे रही हो, बीजेपी के सारे कैंडिडेट्स को चंद्रपुर लोकसभा में 3,31,271 वोट मिले थे, केवल बीजेपी के कैंडिडेट को। वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट को, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ पोजीशन पे रहे थे, उनको 3,09,497 वोट ये मिले थे।
यानी कि 20,000 के आसपास, 20-21,000 के आसपास का ये डिफरेंस अगर केवल बीजेपी और केवल कांग्रेस के वोट को अगर देखा जाए तो बीजेपी को ये एडवांटेज यहां पे दिख रहा है, मगर ये फाइनल सीन नहीं है। अब हमने यह सोचा कि जो उम्मीदवार हार गए थे विधानसभा में वो किसे समर्थन देंगे या उनके वोट कहां जा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि 100% जाएंगे ही, मगर ये हमने अपने हिसाब से आकलन लगाने की कोशिश की। तो संजय देवतले जो शिवसेना से लड़े थे, एक्चुअली वो भाजपा के उम्मीदवार थे, मगर चूंकि वो सीट वरोरा की शिवसेना को मिली थी और सेना और भाजपा युति में लड़े थे, तो संजय देवतले को सेना की तरफ से टिकट दी गई थी, जो कि भाजपा के ही उम्मीदवार थे। उन्होंने 53,665 वोट लिए थे। तो निसंदेह ये माना जा सकता है कि उनके ये सारे वोट या अधिकतर वोट भाजपा को जाएंगे। मनसे के रमेश राजूरकर, जिन्होंने 34,848 वोट लिए थे, उन्होंने अब भाजपा में प्रवेश ले लिया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो भाजपा के प्रत्याशी भी हो सकते हैं। तो निसंदेह उनका सारा वोट बैंक यहां पे भाजपा को ही समर्थित होगा और भाजपा को फायदा दिलाएगा। वहीं राजू उंबरकर, जो कि वनी से मनसे की सीट पर लड़े थे, उन्होंने 16,115 वोट लिए थे और अब राज ठाकरे ने, जो मनसे के अध्यक्ष है, उन्होंने अपना बिना शर्त समर्थन भाजपा को दिया है। तो हम ये मान के चलते हैं ये वोट भी शायद बीजेपी को ही मिल जाए। इस तरह से अगर इसकी टोटल की जाए तो 16,000, तो टोटल 4,35,899 वोट ये नजर आ रहे हैं बीजेपी के फेवर में। ये कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर हम कांग्रेस से समर्थित या कांग्रेस के तरफ में झुकने वाले वोटों की अगर बात करें तो वामनराव चटप, ये शेतकरी संगठन से लड़े थे राजूरा से, इन्होंने 57,727 वोट लिए थे। मगर यह नहीं बोला जा सकता कि इनके सारे वोट कांग्रेस की तरफ में जाएंगे, क्योंकि वैसे तो इनके जाति अनुसार इनके फॉलोअर्स आज कांग्रेस की तरफ में झुक सकते हैं, क्योंकि ये अधिकतर ओबीसी समाज के लोग इनके फॉलोअर्स है। वैसे सभी फॉलोअर्स है, मगर अधिकतर इनका वोट बैंक ओबीसी समाज से है। तो इसमें का कुछ वोट कांग्रेस को जा सकता है, मगर इनके वहां के विधायक सुभाष धोटे से हरदम के प्रतिस्पर्धी के रूप में रिलेशंस रहे हैं, तो हो सकता है कि इनके कुछ वोट भाजपा में भी जाए। मगर अभी हम इसे कांग्रेस की तरफ में मान के चल रहे हैं, क्योंकि चटप साहब अधिकतर समय भाजपा के खिलाफ बातें करते नजर आए हैं। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट के रूप में वनी से लड़े संजय देवगन की, जिन्होंने 25,000 वोट लिए थे और वो पूरी तरह से कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, इसलिए उनके वोट कांग्रेस को मिल सकते हैं। तोड़साम तोड़साम जिन्होंने 26,000 वोट लिए थे, तो तोड़साम ये वोट हम, क्योंकि इनका फॉलोअर एसटी कैटेगरी का है, जो कि आज की तारीख में कांग्रेस का वोट बैंक हम बोल सकते हैं, मगर ये पुराने भाजपा के विधायक भी रह चुके हैं, इसलिए क्या इनके वोट भाजपा में जाएंगे या कांग्रेस की तरफ में रह जाएंगे, ये प्रश्न चिन्ह बना रहेगा। फिर बात आती है गोदरू पाटिल की, जो
अब हयात में नहीं है। तो स्वर्गीय गोदरू पाटिल जी, इन्होंने 43,306 वोट लिए थे और ये चंद्रपुर के दिग्गज पूर्व कांग्रेस नेता नरेश पुगलिया के करीबी थे। आज नरेश पुगलिया खुलकर कांग्रेस के विरोध में भाजपा के समर्थन में आए हुए हैं। तो गोदरू पाटिल के वोट कहां जाएंगे, इस पे भी संभ्रम बना हुआ है। और ये काफी बड़ा वोट बैंक है, 43,306 लोगों का। मगर इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो तुर्क का इक्का बना हुआ है वो है चंद्रपुर विधानसभा के आमदार किशोर जोरगेवार, क्योंकि उन्होंने 1,17,570 वोट लिए थे। वैसे तो वो अपक्ष के रूप में चुन के आए थे, मगर आज की तारीख में वो उन्होंने शिंदे सरकार को समर्थन दिया हुआ है। और हाल ही में नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा चंद्रपुर में हुआ था उसमें वो मंच पर भी नजर आए। मगर सुधीर मुनगंटीवार से उनके हमेशा के तनाव के संबंध रहे हैं और अब तक वो किसी भी तरह से सिवाय मोदी के सभा में छोड़कर किसी भी दूसरे मुनगंटीवार के प्रचार सभा में नजर नहीं आए। तो उनका 1,17,570 वोट ये निर्णायक साबित भी हो सकते हैं। हम जानबूझकर इन वोटों के कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ वोट इधर उधर भी हो सकते हैं। मगर एक चीज क्लियरली समझ में आ रही है कि ये कांटे की टक्कर है और समय अनुसार पलटा किसी का भी भारी हो सकता है। ये तो थे आंकड़ों की बातें, मगर हमारे देश में दो चीज, एक तो शेयर बाजार और दूसरा राजनीति, लोगों के सेंटीमेंट्स पे चलते हैं। आंकड़े चाहे कुछ भी बोल रहे हो, बड़े बड़े उलटफेर होते हुए हमने देश के कई बड़े हिस्सों में देखे हैं, इतिहास गवाह है। तो हमने कोशिश की आज के परिस्थिति में, अगर हम मान के चले धानोकर वर्सेस मुनगंटीवार अगर ये फाइट हो रही है, तो दोनों के पॉजिटिव्स क्या है और दोनों के निगेटिव्स क्या है। तो आइए हम आपके जानकारी के लिए, आपकी समझ के लिए ये कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं। अगर हम इन दोनों यानी कि धानोकर और मुनगंटीवार के पॉजिटिव्स की पहले अगर बात करें, यानी स्ट्रॉन्ग पॉइंट की अगर बात करें, तो जहां प्रतिभा धानोकर को कुणबी समाज का, जो कि बहुसंख्यक समाज है, चंद्रपुर के सबसे बड़ा वोट बैंक है, उनका मैक्सिमम समर्थन प्राप्त है। तो सुधीर मुनगंटीवार आज के तारीख में रनिंग मिनिस्टर है। प्रतिभा धानोकर के साथ में दिवंगत बालू धानोकर की जाने की सिंपत्ति बहुत जबरदस्त साथ में है। तो सुधीर मुनगंटीवार अपने डेवलपमेंट वर्क्स को लेकर लोगों में जा रहे हैं। महिला होने के नाते महिलाओं का झुकाव धानोकर की तरफ में होने की संभावना है। तो मुनगंटीवार अपने स्ट्रॉन्ग टीम और अपने नेटवर्क के भरोसे आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा के विरुद्ध ओबीसी और बहुजन ने संपूर्ण देश में बड़ा मोर्चा खड़ा किया था। ये धानोकर के लिए प्लस पॉइंट हो रहा है, क्योंकि ये सारे बहुजन ओबीसी कांग्रेस की तरफ झुक रहे हैं। मगर मुनगंटीवार अपने अनुभव पर हर चीज को बैलेंस करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं। अगर से हम कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस के पास में आज इस क्षेत्र में 2 एमएलए और 2 एमएलसी, ये दोनों हैं। मगर मुनगंटीवार अपने बूथ मैनेजमेंट और अपने प्लानिंग के भरोसे पूरे विश्वास के साथ में नजर आ रहे हैं।
अगर से महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर एंटी माहौल बना है बीजेपी के लिए, तो मुनगंटीवार अपने मीडिया मैनेजमेंट को लेकर और स्ट्रांग लॉयल बैकअप टीम को लेकर बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही बीजेपी के पास आज इस लोकसभा क्षेत्र में मुनगंटीवार को पकड़कर कुल 3 एमएलए कार्यरत है। वहीं इनके अगर निगेटिव्स की बात करें, जो हमारे ऑब्जर्वेशन से सामने आया है या जो चौक चौक पर सुनने मिल रहा है, क्योंकि पार्थशर समाचार की टीम हर जगह अपना सर्वे भी कर रही है, तो हमें जो समझ में आया है हम आप अपने दर्शकों के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर निगेटिव की अगर बात करें तो कुणबी समाज धारकों के पीछे जरूर है, मगर इसका कुछ हिस्सा डिवाइड हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर निगेटिव की अगर हम बात करें तो मुनगंटीवार का जो समाज है वो अल्पसंख्यक है, मगर वो अपने पर्सनल रिलेशन के बेस पर काम कर रहे हैं। तो समाज धारकों के लिए डिवाइड हुआ है और समाज अल्पसंख्यक है, मुनगंटीवार के लिए ये उनके निगेटिव पॉइंट हो सकते हैं। धारकों के लिए एक्सपीरियंस यानी अनुभव बहुत कम है, क्योंकि वैसे तो वो खुद विधायिका है, मगर बालू धारोकर के रहते हुए वो विधायिका बनी थी। तो देखा जाए तो ये खुद होके लड़ने का ये उनका पहला अनुभव है। वहीं निगेटिव फैक्टर मुनगंटीवार के अगर बारे में बात करें तो ओबीसी और बहुजन फैक्टर जबरदस्त डैमेज कर सकता है मुनगंटीवार के कैंपेन को। अगर हम धारकों के निगेटिव की बात करें तो पब्लिक रिलेशन में, पब्लिक अपीयरेंस में कहीं ना कहीं लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्हें और सुधारना की जरूरत है। मगर मुनगंटीवार के निगेटिव की अगर बात करें इस मामले में तो हंसराज अहीर जो पिछले बार हार गए थे लोकसभा का चुनाव, उनके साथ में कितने खड़े हैं ये देखना बहुत जरूरी है। तो पार्टी कहीं डिवाइड तो नहीं हो रही या कुछ हिस्सा पार्टी का कहीं शांत तो नहीं बैठ रहा, ये देखना भी जरूरी है। धानोगर के बारे में अगर बात करें तो मीडिया मैनेजमेंट इनका काफी कमजोर नजर आया है। मुनगंटीवार की अगर बात करें तो उनके वैयक्तिक संपत्ति को लेकर इनकी काफी एंटी पब्लिसिटी हुई है। कांग्रेस के बारे में सभी को पता है, कई गुट कांग्रेस में काम करते हैं। धानोगर के लिए यह एक सरदर्द का विषय हो सकता है, क्योंकि वडेट्टीवार और धानोगर का फाइट हमने टिकट मिलते वक्त में देखा था, तो इसलिए पार्टी डिवाइडेशन ये एक सरदर्द धानोगर के लिए हो सकता है। वहीं राजूरा में गडकरी साहब आकर मुनगंटीवार के प्रचार में एक शब्द बोल गए जो कि काफी फैल गया और लोगों में उसका काफी निगेटिव असर आया। ये एक निगेटिव फैक्टर मुनगंटीवार के लिए हो सकता है। धानोगर की अगर बात करें तो उनके टीम में, उनके कोर टीम में कितने लॉयल मेंबर्स हैं जो फूटेंगे नहीं या जो जी जान लगा देंगे, यह समझना अभी बाकी है। वहीं मुनगंटीवार की निगेटिव की अगर बात करेंगे तो गडकरी साहब के भाषण के बाद में जो नेगेटिविटी फैली थी, उससे बड़ी नेगेटिविटी मोदी जी के दौरे के समय सिख दंगों का रेफरेंस देते हुए मुनगंटीवार ने जो बयान दिया वो एक नेशनल इशू तक बन गया और इस वजह से काफी सेंटिमेंट्स डाइवर्ट हुए और शायद इस लोकसभा इलेक्शंस में अब तक का जो सबसे बड़ा डैमेज मुनगंटीवार को अगर हुआ होगा
तो उस भाषण की वजह से हुआ है। धानोगर के निगेटिव्स की अगर हम बात करें तो बूथ मैनेजमेंट, क्योंकि बालू धानोगर का बूथ मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त था, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं, मगर प्रतिभा धानोगर खुद पहली बार ये इलेक्शन लड़ते हुए किस तरह से बूथ मैनेजमेंट करती है, यह देखने वाली बात होगी। वहीं प्रतिभा धानोकर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को निरंतर बढ़ाने का प्रयास कर रही है, मगर एक सरदर्द का जो विषय उनके लिए बना हुआ है, मित्र पक्ष में धानोकर की तरफ से, यानी कि कांग्रेस की तरफ से जो इंडिया आघाड़ी के बाकी के पक्ष है, उनमें जबरदस्त असंतोष देखा जा रहा है। नियोजन के बारे में काफी शिकायतें हुई है, साधन के बारे में काफी शिकायतें हुई है। यह सरदर्द धानोगर के लिए बना हुआ है और जो 13 बाकी के कैंडिडेट्स इस लोकसभा चुनाव को लड़ रहे हैं, उसमें से अधिकतर कैंडिडेट्स SC ST कैटेगरीज से है। माना जा रहा है कि ये कांग्रेस के वोट को अफेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं, पॉजिटिव की बात करें या नेगेटिव की बात करें, तकरीबन ये दोनों ही उम्मीदवार नेक टू नेक है। यानी कि कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि ये कांटे की टक्कर है, क्योंकि हमने जो आपके सामने फिगर्स या सेंटिमेंट्स पेश किए, ये ऑब्जर्वेशंस पे थे, जो कि बदल भी सकते हैं। हम किसी की भी जीत का या किसी की भी हार का दावा नहीं कर रहे, मगर निसंदेह एक बात सामने आई है कि माहौल अगर से कांग्रेस की तरफ में है, धानोगर की तरफ में अगर है, तो वहां पे नियोजन की कमी नजर आ रही है। वहीं दो भाषण के निगेटिविटी के बाद मुनगंटीवार का जो नियोजन है, जो मैनेजमेंट है, उस वजह से वो अपना डैमेज कंट्रोल करके वापस फाइट में आके इस रेस में शामिल है। तो हम अपने तरफ से तो यही बोलेंगे कि आज भी ये 50-50 की फाइट है और आने वाले अगले 4-5 दिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इस दरमियान जो उम्मीदवार अपने मैनेजमेंट स्किल्स दिखाएगा, अपने पब्लिक रिलेशन स्किल्स दिखाएगा, वो शायद विजयश्री का पताका और सेहरा बांध के इस इलेक्शन से सामने आएगा। मैं राजेश नायडू, पार्थेश्वर समाचार के लिए सत्य परमोधर्म, धन्यवाद।